नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक के बाद एक कई सवाल किए। राहुल ने नोटबंदी को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा और उन्हें फिल्मी डायलॉग बोलने वाला बताया। मौका था जनवेदना सम्मेलन का। राहुल ने पीएम मोदी के साथ संघ प्रमुख पर भी व्यंग्यवाद छोड़े। उन्होंने कहा, बीजेपी की फिलॉसफी है डरो और डराओ। पीएम मोदी पर एक बार और वार करते हुए राहुल ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। इससे पहले कभी भी किसी बड़े अर्थशास्त्री ने किसी प्रधानमंत्री के निर्णय को इतना खराब नहीं कहा। राहुल बोले, बैंकों की कतार में कोई भ्रष्ट आदमी नहीं लगा। भ्रष्ट लोग तो पिछले दरवाजे से रकम में आए। वहीं राहुल पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए उन्हें पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बताया। साथ ही उनकी छुट्टी पर भी तंज कसा और कहा, राहुल नई ऊर्जा लेकर आए। एक तरफ राहुल गांधी ने स्वच्छता अभियान से लेकर नोटबंदी तक के प्रधानमंत्री के फैसले गिनाए और लोगों से पूछा भी। वहीं बीजेपी ने राहुल के प्रश्नों के बजाय राहुल के व्यक्तित्व पर ही अपने पलटवार का फोकस किया। यही है हमारा आज का विशेष, राहुल के तीर। इस विषय पर अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। इसी कड़ी में पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में जनवेदना सम्मेलन कर रहे हैं। राहुल गांधी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। मंच पर उनके साथ पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत नेता दिखे। इस सम्मेलन में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी शामिल नहीं हो रही। इस मंच से राहुल गांधी ने जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि पीएम ने नोटबंदी का अपरिपक्व फैसला लिया और अब पीएम अपने होममेड इकोनॉमिस्ट रामदेव और गोखले जी के पीछे छिप रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को पता लग रहा है कि वो योगा के पीछे, मेक इन इंडिया के पीछे, स्किल इंडिया के पीछे नहीं छुप पाएंगे। और जब उनको घबराहट हुई कि अब मैं कहां छुपूं, तो उन्होंने अपने जो होममेड इकोनॉमिस्ट है, क्या नाम है उनके, क्या नाम है उनका, वो बाबा रामदेव और ये भोगले जी हैं, क्या नाम है पता नहीं मुझे, भोगले जी हैं, उनके पीछे जाके वो छुपने की कोशिश की। इस दौरान कांग्रेस ने एक बुकलेट भी जारी किया है, जिसका स्लोगन हाल बेहाल जनवेदना के 2.5 साल था। इस बुकलेट में मोदी सरकार को घेरते हुए आंकड़ों के साथ कई बिंदु दिए गए, जिससे वो अपने इलाकों में जाकर जनता के बीच प्रचार प्रसार करें, मजबूती से बहस कर सकें और मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बना सकें। वहीं राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा, वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। अभी से दावा कर रहे हैं, उनको मालूम है कि असम में उनकी सरकार थी, चली गई, महाराष्ट्र में उनकी सरकार थी, चली गई, हरियाणा में उनकी सरकार थी, चली गई, और अभी उत्तराखंड में भी उनकी सरकार चली जाएगी। ये उनको ध्यान रखना चाहिए। तो जो जाने वाली है उसको तो बचा नहीं सकते, और जो आने वाली नहीं है उसकी चिंता में दुबले हो रहे हैं। Their way in Faridabad and Bhiwani municipal elections in Haryana, they have shown their way. In Maharashtra, they have shown their way. In Madhya Pradesh by-election, in Assam by-election, and also in various by-elections across the country. Everywhere, it is BJP. BJP winning spree is continuing. Even in the Panchayat elections in Gujarat also, it was almost a sweep. Keeping that in mind, they are becoming jittery. What can we do? All these people, why they are objecting to demonetization? They have no guts to do it during their regime, and now they are unnecessarily making false allegations, and nobody is going to take them seriously.
छुट्टी बिताकर लौटे राहुल गांधी ने जहां पीएम मोदी को कई मुद्दों पर घेरा, वहीं बीजेपी ने भी राहुल पर पलटवार किया। 5 राज्यों में चुनावों का बिगुल बज गया है और सभी अपने अपने तरीके से विधानसभा चुनाव जीत लेना चाहते हैं। ये तो साफ है कि इस बार नोटबंदी ही इन चुनाव में मुख्य मुद्दा रहने वाला है। कोई इसका फायदा बताकर अपनी चुनावी नैया पार लगाना चाहता है तो कोई इसके दुष्परिणाम। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड। तो आपने देखा राहुल ने कई सवाल किए और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल किए वैसे ही जवाब उनके पास आए और उन पर ही सवाल खड़े हुए, उनकी कामकाज पर सवाल खड़े हुए, उनकी सरकारों पर सवाल खड़े हुए। लेकिन जो सवाल पूछे जाते हैं उसके उत्तर देने का शायद आजकल चलन कुछ कम हो गया है। इसी विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता शैलेंद्र प्रधान, कांग्रेस के नेता रवि सक्सेना, वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक समीक्षक रमेश शर्मा और मेरे सहयोगी न्यूज वर्ल्ड के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर संतोष माधव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रवि जी, आज राहुल गांधी ताल कटोरा स्टेडियम में थे, ताल ठोक दी वहां से उन्होंने सवाल किए, ढेर सारे सवाल थे और सवाल ये वो पहले भी पूछ चुके हैं, लेकिन आज उनका अंदाज कुछ चुटीला था। बीजेपी ने उस पर भी चुटकी ली और कहा कि वो कुछ अभी नई ऊर्जा लेकर आए। क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक शगल बन गया है। उनसे सवाल करो, उसके जवाब नहीं देते, पर व्यक्तिगत आरोप लगाने लगते हैं, व्यक्तिगत रूप से लोगों का मजाक उड़ाने लगते हैं। राहुल जी ने पहले भी कहा सहारा वाले मामले में कि भाई मोदी जी, आपने जो पैसे लेन देन किया है मुख्यमंत्री रहते हुए 8 बार, मैंने सवाल पूछा है, आप इसका जवाब दीजिए। तो मोदी जी उनकी मिमिक्री करने लगे। आज जब फिर सवाल पूछे तो शाहनवाज को आगे कर दिया, वो उन पर व्यक्तिगत टिप्पणियां करने लगे, पार्ट टाइम बताने लगे। उनको मालूम ही नहीं है पार्ट टाइम पॉलिटिक्स होता क्या है। मैं समझता हूं कि शाहनवाज खुद पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं समझता हूं एक राष्ट्रीय पार्टी के उपाध्यक्ष के प्रति इस तरह की बात करके वो अपने आप की स्थिति हास्यास्पद कर रहे हैं। राहुल जी ने जो सवाल पूछे हैं आज, निश्चित रूप से पूरा देश वो सवाल पूछ रहा है। आज नोटबंदी से देश को मिला क्या? आपने कहा काला धन आएगा। वेंकैया नायडू ने भी कुछ कहा है। वेंकैया नायडू ने भी कुछ कहा। वेंकैया नायडू को तो मैं कोई सीरियस नहीं, कई जगह चुनाव, कई जगह आपके मानने न मानने से क्या होता है ना, वो तो देश के केंद्रीय मंत्री हैं। मेरी बात करने दीजिए। वो उनको मैं सीरियस नेता मानता नहीं हूँ, क्योंकि ये सब जो है मोदी जी के 2-3 जो जैसा कहना चाहिए राइट हैंड लेफ्ट हैंड है, उसमें जेटली जी, वेंकैया नायडू, शहनवाज, वो आप भी वही कर रहे हैं जो शहनवाज को आपकी आपत्ति थी। मेरा सवाल सीधा है, वेंकैया नायडू ने जो कुछ कहा उस पर आप क्या कहेंगे? कई जगह चुनाव, आप अहमदाबाद से महाराष्ट्र, उन्होंने सवाल खड़े किए, आप आधी जगह तो उन्होंने झूठ बोला जी। महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र में कांग्रेस नंबर 1 पार्टी है, बीजेपी सेकंड है और एनसीपी थर्ड है, शिवसेना चौथे नंबर पे है। तो पहले तो महाराष्ट्र की जो उन्होंने बात की वो झूठ है। अभी गुजरात में जो पंच सरपंच के चुनाव हुए हैं, वहां की जो नगर निकाय के चुनाव हुए, वहां कांग्रेस ने इनको स्वीप कर दिया है। ये यहाँ झूठ बोलते हैं, इस तरह से जोर से झूठ बोलते हैं कि लोगों को लगता है कि यही सच है। पर वेंकैया नायडू जैसा व्यक्ति अगर इस तरह का झूठ बोल रहा है तो मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्य। फिर से लौटूंगा। वो मंत्री है, उनको अपने मंत्री, उन्होंने शेडोल की बात भी की है उन्होंने। नहीं, देखिए शेडोल में आप देखें भारतीय जनता पार्टी को कुछ स्थिति नहीं है। रवि जी लौटूंगा। आपने सवाल पूछा, मेरा जवाब तो ले लीजिए जी। वहां उन्होंने बात की है, मैं सब सारी चीजें मैं याद दिलाऊंगा, फिर आप कहेंगे, इसलिए मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। आपने ये कहा कि उन्होंने ये कहा, बहुत कुछ कहा उन्होंने जी, कि वहां पर 1,90,000 वोट बीजेपी का कम हुआ है। इस बात को समझने की बीजेपी को कोशिश करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। प्रधान साहब क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी जो सवाल करते हैं उसके जवाब आप लोग नहीं देते, मखौल उड़ाते हैं, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, जैसा रवि सक्सेना आपत्ति कर रहे हैं कि एक राष्ट्रीय दल के उपाध्यक्ष को इस तरह से पार्ट टाइम पॉलिटिशियन और ये नई ऊर्जा और ये सब बातें करना, आप कहां तक आप भी उचित मानते हैं? नहीं, मेरा ये कहना है कि भारतवर्ष में जितने दल हैं और उनके सब नेता
पीएम पे अगर डायरेक्ट बोलने लगे और पीएम डायरेक्ट जवाब देने लगे तो मैंने ख्याल है ये भी प्रोटोकॉल तो नहीं कहता। जी। दूसरा 4 लाख करोड़ रुपया जी। 1,14,000 अकाउंट्स में जमा हुआ और उसका ये ऑल व्हाइट मनी ऐसा नहीं कह रहे। जी। दूसरा 30 लाख अकाउंट में जी। 7 आज नोटबंदी की बात राहुल गांधी ने की है। हाँ। लेकिन उसके अलावा भी बात की है। वो झाड़ू स्वच्छता अभियान से लेकर सब कई तरह के सवाल किए हैं। नहीं मैं स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, नहीं, स्वच्छता अभियान, बहुत तरह के सवाल किए हैं। मैं क्या कह मुझे तो बोल लेंगे जी कि नोटबंदी का विषय ही है जो लाल कपड़ा है। जी। और जो राहुल जी हमारे देख के बाबा भड़कते हैं जी। तो वो सुन ले, फिगर सुन ले, 30 जी। लाख खातों में 7 लाख करोड़ रुपया, हर खाते में 2 लाख से ज्यादा अमाउंट और 2.5 लाख से कम अमाउंट, ये भी जांच के दायरे में है। तब 11 लाख करोड़ रुपया जी अपने इनकम टैक्स और ईडी के दायरे में तो आया। जी। ये भी तो हम ये नहीं कह रहे काला ही धन है, सबका अकाउंट हो सकता है, वाइट भी हो जाए, पर गवर्नमेंट के टैक्स के एम्बिट में तो आया। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा बिल्कुल उन्होंने कहा विदेशों से आप काला धन लाने की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा आप स्वच्छता अभियान आप लाए, फिर उसके बाद कुछ दिन झाड़ू लगाई और फिर वो समाप्त हो गया। फिर उन्होंने कुछ कहा कि आप स्टैंड अप इंडिया की बात कर रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि आप स्टार्टअप इंडिया की बात कर रहे थे। आप कई तरह की योजनाएं लगातार लाते रहे, एफडीआई की भी बात आपने की, सब तरह की बात की। एक बात और कही उन्होंने कि दुनिया भर के बड़े अर्थशास्त्री जो हैं आपकी इस योजना की आलोचना करते हैं, उस पर कुछ कहेंगे? नहीं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि माननीय मनमोहन सिंह जी की दुनिया भर के अर्थशास्त्री प्रशंसा करते थे और इसीलिए तो जो $1 44 रुपए में था वो 2004 में 2014 में वो 66 रुपए हो गया। लेकिन साहब इन 2.5 सालों में क्या हुआ? इन 2.5 सालों में भी तो आप नीचे तो नहीं लाए, चला गया। आप क्या बात कर रहे हैं शैलन भाई, अपने ऊपर उंगली उठा। इन 2.5 सालों में आप भी नहीं ठीक कर पाए ना उन चीजों को। नहीं आप चलिए मैं आपको रोकूंगा थोड़ा सा। रमेश शर्मा जी क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी ने एक एक करके अपने साथियों से, सहयोगियों से, कार्यकर्ताओं के बीच में कई योजनाओं के नाम गिनवाए और धीरे धीरे मुझे वो जो कह रहे थे कुछ हद तक शैलेंद्र प्रधान साहब शायद सारी योजना के नाम याद रख पाए, मैं भी धीरे धीरे गड़बड़ाने लगा हूं, भूलने लगा हूं ढेर सारी योजनाएं। और रोज तो उस पर भी राहुल गांधी ने तंज कसा है। आप क्या कहेंगे कि हर रोज एक नई योजना, हर बार एक नई योजना? उन्होंने मनरेगा की भी बात की राहुल गांधी ने और बहुत ढेर सारी बातचीत कर आज राहुल गांधी ने की। अंदाज कुछ बदला था, कुछ बॉडी लैंग्वेज भी बदली हुई थी, कुछ अंदाज मुझे एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि जैसे वो मोदी जी के अंदाज में कुछ कह रहे हैं, जनता से पूछ रहे हैं, योजनाओं के नाम पूछ रहे हैं। तो आप को क्या लगता है कि वो जो जिस तरह का राहुल गांधी ने सवाल किया उसका जवाब देने के बजाय उनकी छुट्टी और ऊर्जा पर बातचीत होने लगी? देखिए, मोटे तौर पर राहुल जी ने जो योजनाओं के नाम आज गिनाए हैं वो पहली बार नहीं गिनाए हैं। लगभग उन्होंने पिछले अगर आप 2 महीने में देखेंगे तो उन्होंने बार बार वही बातें की हैं जो उन्होंने आज कही है। अंतर केवल इतना है कि उन्होंने अपना स्टाइल बदला है और थोड़ा सा अंदाज बदला है, भाषा बदली है। बाकी उन्होंने जो कि ये बार बार इस स्वच्छ योजना का उन्होंने नाम हमेशा लिया ही है, भारत सफाई योजना का नाम लिया ही है, स्टार्टअप का नाम लिया ही है, उन्होंने काले धन की उन्होंने बात की है, नोटबंदी की उन्होंने हमेशा बात की है। तो उसमें एक भी बात उन्होंने नई नहीं कही है। ये उनका स्वभाव है, एक बात को रिपीट करना और आरोप लगाना। नरेंद्र मोदी का अपना एक स्वभाव है, वो आरोपों का उत्तर नहीं देते और अगर बहुत जरूरी भी हुआ तो किसी दूसरे से वो कहलवाते हैं। वो उनका स्वभाव है उत्तर ना देना। वो फिर एक ही बात को अगर बार बार कहा जाएगा तो व्यक्ति कब तक उत्तर देगा? जनता उसको अपने आप बहुत सारी चीजों को समझती है। जहां तक योजनाओं की घोषणा का है, अगर आप भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का घोषणा पत्र देखेंगे तो उसमें ये सारी चीजें लगभग हैं और उसी आधार पर ये सरकार काम कर रही है। ये अलग बात है कि उसके रिजल्ट उनको उतने नहीं मिल रहे जितनी जन अपेक्षा है
या जितनी उन्होंने योजनाएं बनाई हैं, कांग्रेस की सबसे बड़ी बात यह है कि वो आलोचना तो कर रही है, लेकिन अपनी तरफ से कोई वैकल्पिक बात नहीं कर रही। नोटबंदी पर वो ये तो कह रही है कि खराब है, खराब है, खराब है, और कैशलेस खराब है, ये खराब है, लेकिन वो इस बात का विकल्प नहीं दे रही कि अगर उनको मौका 2019 में मिल गया तो वो इसको क्या विकल्प के रूप में लाएंगे, इसकी राहत के रूप में क्या लाएंगे। मैं भारतीय राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन पहली बार देख रहा हूं। इससे पहले हर एक पार्टी सरकार में रही है और हर एक पार्टी विपक्ष में रही है। इंदिरा जी ने भी विपक्ष देखा है, राजीव जी ने भी विपक्ष देखा है, लेकिन जब भी कभी सरकार की आलोचनाएं हुई हैं तो उसके साथ साथ प्रत्येक विपक्षी पार्टी ने विकल्प प्रस्तुत किया। ये पहला ऐसा मौका है, ना तो राष्ट्रीय स्तर पर ना प्रांतीय स्तर पर जो भी पार्टियां विपक्ष में काम कर रही हैं वो विकल्प नहीं दे रही। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश में भी देखें तो विपक्ष में जो पार्टियां हैं, वो बसपा हो सकती है, वो भाजपा हो सकती है, ये कहीं ना कहीं विकल्प की बात कर रही है। लेकिन कांग्रेस देश भर में किसी विकल्प की बात नहीं कर रही है, ना तो वो उत्तर प्रदेश में कर रही है, ना मध्य प्रदेश में कर रही है। यही कारण है उसकी गिरावट का, और ये जो गिरावट का उसका कारण है, इसलिए राहुल गांधी जी की बात को लोग हल्के में लेते हैं और उसका जवाब नहीं देते। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास एक बार फिर। संतोष मानो, आज आपने राहुल गांधी का बयान सुना होगा, सभी लोग सहमत हैं, अंदाज कुछ बदला है, चुटीला भी अंदाज था कुछ। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास शायद कुछ करने को बहुत नहीं है, लेकिन पंजाब में काफी अच्छी चर्चाएं कांग्रेस के लिए भी आ रही हैं। गोवा से भी कुछ कुछ चर्चाएं आती हैं। कल अरविंद केजरीवाल के बारे में हो गया कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, फिर आज उन्होंने खुद ही खंडन कर दिया। बहुत तरह की चीजें हैं और राजनीति है, रोज चीजें बदलेंगी अब जब तक चुनाव है इन क्षेत्रों में। लेकिन राहुल गांधी का जो बयान है और बयान पर जो प्रति उत्तर है, पलटवार, ये सारी चीजों को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं तो एक प्रशंसा भाव से कहना चाहूंगा कि राहुल जी में पिछले 2-3 वर्षों में काफी बदलाव आया है। आप भी याद कीजिए, जब वो राजनीति में नए नए आए थे तब उनकी भाषा कैसी थी, अंग्रेजी मिश्रित हिंदी बोलते थे और कहीं न कहीं आत्मविश्वास का अभाव झलकता था, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं दिखता था। लेकिन इन दिनों में उनके भाषण को सुन रहा हूं, उनकी स्टाइल को देख रहा हूं तो आत्मविश्वास से भरे हुए दिखते हैं और भाषा में भी काफी सुधार हुआ है। कह सकते हैं कि एक देसी नेता की तरह उनका अब आचरण हो रहा है, तो ये उनके लिए प्रशंसा भाव धीरे धीरे मेरे मन में भी आ रहा है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि अगर आप विपक्ष की बात करें भारत के स्तर पर, देश के स्तर पर, तो विपक्ष में सिर्फ कांग्रेस का ही नाम आता है। आम आदमी पार्टी 2-3 राज्यों की पार्टी है और बाकी जितनी भी पार्टियां हैं देश में, इवन कम्युनिस्ट भी, सीपीआई सीपीएम भी, वो 2 राज्य 3 राज्य 1 राज्य 2 राज्य की बात है। लेकिन कांग्रेस का अस्तित्व कमोबेश हिंदुस्तान के सभी राज्यों में है और उनकी ठीक ठाक उपस्थिति है। तो राहुल गांधी जब कोई आरोप लगाते हैं तो उसका जवाब सत्ता पक्ष को देना ही चाहिए। और मैं एक उदाहरण देता हूं आपको कि यह कहना कि राहुल गांधी की बात को लोग हल्के में लेते हैं, ये सही नहीं है। राहुल गांधी की बात को भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार पूरी गंभीरता से लेती है। राहुल गांधी लगातार कहते हैं सूट बूट की सरकार, सूट बूट की सरकार, सूट बूट की सरकार, और आप देखिए उसका असर कि तत्काल केंद्र की सरकार गरीबों की सरकार हो गई। गरीबों की सरकार, गरीबों की सरकार, गरीब के लिए कर रहे हैं, गरीब के लिए वो कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं उन आरोपों का जवाब है कि भाई आप कहते हो सूट बूट की सरकार, लो हम तो गरीबों की सरकार है। तो कहीं न कहीं एक नैतिक दबाव केंद्र की सरकार पे पड़ता है, ये मुझे दिख रहा है। और विपक्ष के नेता कहिए या कांग्रेस के नेता, असल नेता राहुल गांधी ही है और उनकी बात का जवाब तो देना ही चाहिए। यह सही नहीं है कि हर बात का जवाब प्रधानमंत्री दें या भाजपा के अध्यक्ष दें। पार्टी प्रवक्ता भी दे सकते हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष भी दे सकते हैं, उनकी बातों का जवाब देना चाहिए और मुझे लगता है कि जवाब दिया भी जा रहा है। बिल्कुल। रवि सक्सेना, मैनिफेस्टो में बहुत ढेर सारी चीजें थी, सरकार धीरे धीरे उन चीजों को कर रही है, जैसे रमेश शर्मा जी कह रहे हैं, बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, वो इस बात को कह रहे हैं। रमेश भाई को क्या होता जा रहा है, ये तो मैं इनको बड़ा मूर्धन्य पत्रकार मानता हूँ। फिर आप व्यक्तिगत, मेरा आपसे लगातार आगे, आपको न जाने क्या होता जा रहा है। आपने नाम लिया तो मैं बात कर रहा हूँ। आप उनका नाम लिए भी आप सवालों के उत्तर दे सकते हैं। मुश्किल है रिजवान भाई, नाम आप लेते हैं फिर आरोप मुझ पे लगाते हैं। भाई आपने उनका नाम लिया तो मैं उनका नाम लेकर मैं किसको पढ़ गया? भाई जी कहिए, लेकिन मेरा सवाल, मेरा दूसरी बात जी, मुझे तो आप एक योजना बता दें अब आप वो चीज अपने दिमाग की उपज हो। रवि जी, आपको ये बात तो उनसे पूछना चाहिए, प्रधान साहब से, आप रमेश साहब से पूछ रहे हैं। नहीं, क्योंकि उन्होंने वो बातें कही हैं
और इस तरह से कही हैं कि जैसे अब मैं कुछ कहना नहीं, छोड़िए आप आगे हाँ, बढ़िए। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आज मनरेगा को, जिसको कि वो मोदी साहब जो है हमारा जल्दी कहेंगे, वक्त की कमी है जी, वो आज उनके लिए सबसे बड़ी योजना हो गई है। बुलेट ट्रेन की बात करते थे, अब वो बुलेट ट्रेन कहाँ चली गई मालूम नहीं है। जिस तरह से उन्होंने मेक इन इंडिया की बात की वो कहाँ चला गया, स्किल इंडिया की बात की वो कहाँ चला गया, स्वच्छ भारत की बात की तो उस स्वच्छ भारत के लिए तो इतनी ये तो लंबी प्रक्रिया है साहब, धीरे धीरे चलती जाएगी ना। आप योजनाएं लॉन्च कर दी। स्थिति तो देखिए कि 2000 और 500 के जो नए नोट छापे हैं उसमें जो गांधी जी की ऐनक लगाई है और स्वच्छ भारत अभियान की बात की है तो एक ऐनक पे लिख दिया स्वच्छ और दूसरे पे लिख दिया भारत, तो वो उसको ही धुंधला कर दिया आपने, उसी को गंदा कर दिया। तो आप कहाँ जा रहे हो, आपकी सोच क्या है ये तो समझो। और जिस तरह आप नोटबंदी की बात करके आए थे वो तो आपका पूरी तरह से फेल हो चुका है। अब आप नोटबंदी से उतर के कैशलेस पे आ गए, कैशलेस पे अब कुछ नहीं जब बात चल रही है तो अब आप जो है वो बेनामी संपत्ति पे आ गए। तो मेरा ये कहना है कि मोदी साहब इस देश के साथ आप करना क्या चाहते हो? आज भी बैंकों में हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, हमारा पैसा हम नहीं निकाल सकते हैं। राहुल गांधी ने आज बड़े चुटीले अंदाज में लेकिन तीखे सवाल किए। उन्होंने संघ पर भी हमला किया, संघ प्रमुख पर का भी नाम लिया, उन्होंने बाबा रामदेव का नाम भी लिया। और मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। ऐसी बहुत ढेर सारी चीजें की और जैसा डॉक्टर संतोष मानव कह रहे हैं कि अब राहुल का अंदाज भी बदल रहा है। ये बात तो विपक्ष भी कह रहा है कि अब वहां से कुछ नई ऊर्जा लेके आए हैं तो अंदाज थोड़ा सा बदला हुआ है। लेकिन ये सारी चीजों के साथ उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य जहां आपकी उपस्थिति बहुत कमजोर है। उत्तराखंड के बारे में भी बात आई बीजेपी के प्रवक्ता की ओर से कि वो अपना राज वो बचा लें, उत्तराखंड वो भी छूटने वाला है। ऐसी बहुत ढेर सारी चीजें। तो राजनीति में, लोकतंत्र में जीतना भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए रिजवान भाई, जिस उत्तराखंड की बात कर रहे हैं या हिमाचल की बात कर रहे हैं, ये बीजेपी से हमने छीना है पिछले चुनाव में। तो इस तरह की बातें ना करें। लोकतंत्र में हार जीत होती है, लोग चुनाव जीतते हैं, लोग चुनाव हारते हैं। भारतीय जनता पार्टी से दोनों हमने स्टेट को जो है पिछले चुनाव में छीना है। तो अभी क्या होगा, इस देश की, इन प्रदेशों की जनता क्या करेगी, अभी वो गर्भ में है। क्या निकल के आएगा उसके लिए अभी बात करना बहुत जल्दबाजी है। पर मैं ये कह रहा हूं आपको कि जिस तरह से राहुल जी की बात को ये कहते हैं कि बहुत हल्के में लेते हैं, ये करते हैं, आज राहुल जी जो बात करते हैं तो इनके 10-12 प्रवक्ता कूद पड़ते हैं, इनके बड़े बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं उनकी बात पे। भाई अगर आप उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेते तो फिर इतनी हाबड़तोड़ क्यों मच जाती है, इतनी भगदड़ क्यों मच जाती है? फिर आपको ये शिकायत क्यों है कि उनके सवालों का जवाब नहीं देते? यही कह रहा हूं, सवालों का जवाब तो आज भी नहीं दे रहे हैं। अगर रवि शंकर आएंगे वो भी इसी तरह की हल्की बातें करेंगे जी। अभी आपने नायडू जी की बातें सुनी, वो भी उसी तरह की बात कर रहे हैं। और शहनवाज की बात सुनी, वो तो उसका स्तर तो इतना हल्का था कि फिर वही कर रहे हैं, आप भी वही करते हैं। तो नहीं, निश्चित रूप से हल्का स्तर था। वो बात कर रहे हैं कि ऊर्जा लेके आए हैं, ये कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी इतनी सारी ऊर्जा फिर कहां से लाते हैं? उस पर भी तो सवालिया प्रश्न उठेंगे ना। फिर अब इस बात जाएगी, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली। वो तो छुट्टी पे ही रहते हैं, वो काम कब करते हैं? वो तो हमेशा वो तो कपड़े बदलने में लगे रहते हैं। या एक दिन में 5 बार कपड़े बदलते हैं या जाके भाषण पेलते हैं। काम कब करते हैं मुझे तो मालूम नहीं। मुझे लग रहा है आप भी चूकते नहीं है, आप करते वही हैं आप भी। चलिए नहीं, आप अगर हमसे इस तरह की बात करेंगे तो आपको उसकी प्रतिक्रिया भी इसी तरह की मिलेगी। चलिए प्रधान साहब से कुछ पूछ लूं। प्रधान साहब क्या कहेंगे आप? अब मैं तो ये कहूंगा कि ये एक कैंप लगाएं जिसमें बीजेपी को कैसे जवाब देना राहुल गांधी का, उसका ये एक प्रशिक्षण शिविर चलाएं। नहीं देखिए, प्रशिक्षण शिविर, अभ्यास वर्ग, इसके तो आप महारथी हैं सर। मेरा दूसरा सवाल है कि क्यों नहीं सीधा जवाब देते आप लोग? सवाल बहुत ढेर सारे आते हैं, जवाब आप देते नहीं है। आप कहते हैं सदन में बोलने नहीं देते हमको, फिर आप जनता के बीच में कुछ कहते हैं लेकिन वो भी इशारों में कहते हैं। सवाल सीधे पूछे जा रहे हैं, जवाब आप देते नहीं। ये स्वयं में जवाब नहीं है कि आपके कमेंट की कोई वैल्यू लोकतंत्र में क्या ये उचित है? लोकतंत्र में क्या ये उचित है? नहीं दे रहे हैं हम। कोई इनका मतलब है कि इनके राहुल गांधी का जवाब किस स्तर का ये मानना चाहते हैं, वो पहले ये आइडेंटिफाई कर दें
कि वो राष्ट्रपति के स्तर के हैं कि प्रधानमंत्री के स्तर के हैं। इतने बरस सत्ता में भी रह लिए आप, विपक्ष में भी, ये तो सब जानते हैं आप किस स्तर का जवाब। नहीं, हम तो जानते हैं। ये किससे संतुष्ट होंगे कि जैसे राहुल जी टीवी पे बोलते हैं या ऑडियंस में बोलते हैं, वैसे मोदी जी राहुल गांधी को वैसे ही जवाब दें, क्या ये उससे ये संतुष्ट होंगे? मैं मतलब इन्हीं से ही पूछ लेना चाहता हूँ। नहीं, पर शैलन भाई वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं, राहुल जी की मिमिक्री कर रहे हैं, पर जवाब नहीं दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ राहुल जी तो उनसे बड़े नेता हो गए। अरे मजाक तो राहुल गांधी उड़ा रहे हैं। मोदी जी ने तो ये मान लिया है कि राहुल उनसे बड़े नेता हैं। व्यंग्य तो राहुल गांधी भी कर रहे हैं। हाँ, तो जो बड़ा मैं ये कह रहा हूँ रिजवान भाई, जो प्रधानमंत्री अगर किसी व्यक्ति की मिमिक्री कर रहा है राहुल जी की, तो इसका मतलब उन्होंने मान लिया है कि राहुल जी मुझसे बड़े नेता हैं। फिर आप शिकायत क्या रहेगी? बड़े अभिनेता की ही छोटे लोग मिमिक्री करते हैं, आपको मालूम है। फिर शिकायत मिमिक्री किनकी की जाती है? अरे साहब, आप जवाब दीजिए। आपसे जो सवाल पूछा गया है रवि जी, इन बातों को मुझे लगता है हम बहुत किसी और दिशा में ले जा रहे हैं। एक आपकी बात पर एक छोटा सा एक बात कहता हूँ। घर में जब छोटा बच्चा होता है, बड़ी तोतली जुबान में बोलता है, तो कभी कभी हम उसकी तोतली जबान में ही बोलने लगते हैं। तो मुझे लगता है ये तर्क पे हमें जाने के बजाय हमें और बहुत तरह की बातें हमारे पास कहने सुनने को हैं, उस पर जाना चाहिए। रमेश शर्मा जी, आपसे भी आखिरी सवाल मेरा यही है। मैनिफेस्टो मैंने भी देखा है, और जिन मैनिफेस्टो में जिन जिन चीजों की बात हुई थी, या मैनिफेस्टो के पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एफडीआई से लेकर जिन सारी चीजों की आलोचना करते रहे हैं, अनुसरण अब उन्हीं चीजों का होने लगा है। ठीक है, सत्ता का अपना धर्म है, विपक्ष का अपना अंदाज है, लेकिन वो सारी चीजें और वो लगातार इस तरह से 50 दिन से 60 दिन हो गए, 60 से भी ज्यादा दिन हो गए, लेकिन इसके लाभ क्या हैं ये गिनाए नहीं गए अभी तक। तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठते हैं और मन में बहुत तरह के सवाल हैं। आपको कुछ उत्तर मिले हो इसके तो आप भी बताइएगा। नहीं, मोटे तौर पर एक बात समझ लीजिए कि सरकार घोषणाएं तो करती है, लेकिन विपक्ष को ये चाहिए कि उन घोषणाओं का क्रियान्वयन का प्रतिशत कैसा है वो उस पर बात करे। उन्होंने अगर कोई बात करी है, आप शब्द पर कहेंगे, तो मैं समझता हूं प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में ये अपोजिशन के लिए भी उचित नहीं है कि आप केवल शब्द को पकड़ करके बात कर रहे हैं। आप उस योजना की असफलता और सफलता उसके आधार पर बात करिए, ठीक है कि नहीं? जहां तक नोटबंदी का सवाल है, सरकार ने एक बात कही थी कि इससे परेशानी होगी, लेकिन हम काला धन इससे खत्म कर देंगे और नकली मुद्रा खत्म कर देंगे, और वाकई काला धन इसमें खत्म हो गया। कुछ अगर काले धन वालों ने तरकीब से अपना पैसा बैंक में डाल दिया है, तो इसका मतलब वो ये नहीं है कि वो वाइट हो गया। वो अभी सरकार, शर्मा साहब, अब मेरी उत्सुकता थोड़ी सी बढ़ गई जी। अगर काला धन खत्म हो गया तो फिर बेनामी संपत्तियों की बात करने का हमारा कोई मतलब ही नहीं निकला। काला धन समाप्त हो गया तो फिर वो इतनी ढेर सारी जिनको हम कह रहे हैं बहुत ढेर सारी अभी सर्च होगी। अभी आज ही मैं पढ़ रहा था कि इनकम टैक्स विभाग में ही इतने ढेर सारे पद रिक्त हैं, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर उतना है ही नहीं, ऐसी बहुत ढेर सारी चीजें हैं। तो समाप्त हो गया कि कहीं ना कहीं कुछ कुछ दिखने लगा, सतह पर आ गया? देखिए, मोटे तौर पर मेरी दृष्टि में, मेरी समीक्षा में, काला धन जो व्यक्ति के हाथ में था, उसके तिजोरी में था, उसके बोरों में था, वो काला धन अब बैंक के सामने आ गया है। ठीक है, अब काला धन अगर बैंक करेंसी की बात कर रहे हैं, काला तो अनेक प्रकार, मैं आ रहा हूं आपकी बात पर आ रहा हूं। काला धन दो प्रकार का होता है, एक चल संपत्ति के रूप में होता है और एक अचल संपत्ति के रूप में होता है। चल संपत्ति के रूप में जितना काला धन था वो सरकार की नजर में आ गया। अब उसमें कितना उस पर दंड लगेगा, कितना उसमें से जब्त होगा, या भविष्य इसका निर्धारण करेगा। मेरा सवाल बस वही था, है ना? मेरा आग्रह भी था, सवाल भी अच्छा, एक सेकंड, मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। मुझे वक्त की कमी है। हाँ, लेकिन मुझे अब आपने मुझे हाँ, मुझे भी जाना है। तो मोटे तौर पर कुल मिलाकर उन्होंने कहा था काला धन खत्म होगा, तो वो सरकार के सामने आ गया, व्यक्ति के हाथ में अब काला धन नहीं रहा। अब सरकार को निर्णय करना है कि उसमें से कितना वो जब्त करेगी और कितना वो रिलीज करेगी। तो एक प्रकार से ये मुद्दा खत्म हो गया। दूसरा, अचल संपत्ति का जहां तक है, अचल संपत्ति को लेकर के भी उन्होंने घोषणाएं कर दी है, मॉनिटरिंग होने आ रही है। मोटे तौर पर क्रम से जो सरकार कार्रवाई कर रही है, मैं मान करके चल रहा हूं अगले आने वाले कम से कम 2 वर्षों में बहुत सारी चीजें, काला धन एकदम तो खत्म नहीं होगा, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें खत्म हो जाएगा। इसकी बीमारी पर बहुत ज्यादा कंट्रोल हो जाएगा और इसका लाभ जन सामान्य को ही मिलेगा। पैसा बैंकों में होगा, उसका लाभ गरीब को मिलेगा। जी बिल्कुल। 50 से 60 दिन, 60 से भी 70 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। संतोष मानव, क्या कहेंगे आप? देखिए, पिछले दिनों में जो कुछ भी मैं पढ़ पाया हूं, समझ पाया हूं, मोटे तौर पे
तो मुझे उनकी मंशा गलत नहीं लगती है। बिल्कुल, मैं भी उसको कुछ स्वीकार गलत हो कि इससे भ्रष्टाचार कम होगा, आतंकवाद को चोट लगेगी, काला धन बाहर आएगा, हवाला रुकेगा, जो भी 4-5 कारण उन्होंने बताए हैं, तो मंशा तो उनकी सही है। अब यह भी है कि क्रियान्वयन में कहीं न कहीं चूक हुई है, लोगों को परेशानी हुई है। ठीक है, 24,000 की बाध्यता आज भी है, 4500 की बाध्यता आज भी है। मैं वही कह रहा था कि क्रियान्वयन में जो उनकी योजना थी कि कैसे करना है, उसमें कहीं न कहीं असफलता दिख रही है कि वो जो उनकी योजना थी वो पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। लेकिन इसके कारण उनकी मंशा पे सवाल उठाना मुझे सही नहीं लगता है, कि उनकी मंशा तो सही है, और जो तमाम, हालांकि ये सवाल बहुत गंभीरता नहीं है इसमें, कि तमाम जो चुनाव के परिणाम आ रहे हैं वह भी यही कह रहा है कि उनकी मंशा गलत नहीं है। फिर एक बात कि 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, उसमें जनता अपना फैसला सुना देगी, और मुझे लगता है कि वही फैसला सही होगा। चुनाव, आपको लगता है चुनाव सिर्फ नोटबंदी पर होने वाला है, स्थानीय कोई कारण होंगे नहीं, अलग अलग तरह से लेके बहुत नाना प्रकार की जो रोज हिकमतें हैं उनका भी कोई उपयोग वो नहीं होगा। इसका लिटमस टेस्ट होगा नोटबंदी का। नोटबंदी से देश को क्या फायदा होने वाला है ये तब भी नहीं समझ में आएगा, किसी पार्टी को क्या फायदा और नुकसान हो गया तभी यही समझ में आएगा। ऐसे ही कुछ कह रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित शाह ने खुद कहा है कि नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक ये 2 बड़े मुद्दे होंगे, लेकिन फायदा नुकसान पार्टी के हिसाब से ही समझ में आएगा, चुनाव परिणाम से ही आएगा। फायदा क्या हुआ ये अभी तब भी हम नहीं समझ पाएंगे, सस्पेंस शायद तब भी बरकरार रहेगा। और जैसा अभी रमेश शर्मा जी कह रहे हैं कि 2 साल बाद इन चीजों के परिणाम समझ में आने शुरू होंगे, तो अब चलिए 20 तक चलेंगे, हम इस बात को भी समझेंगे। रवि सक्सेना ने जल्दी से कुछ कह दिया, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कह रहा हूं, ये जो बात कर रहे हैं कि चुनाव जो है वो निर्धारित करेंगे, मैं समझता हूं कि नोटबंदी से जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है, अभी जीडीपी 0.75 कम हो गई, आपने देख लिया, और उसके अंदर कम से कम नहीं तो 5 से 7 लाख करोड़ रुपए का हम लोगों को घाटा होने वाला है। आज ही आया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो डाउन है, जो ऑटो सेक्टर है वो डाउन है, जो कई सेक्टर लगभग आज ही दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज की खबर थी। उसको एक्सेप्ट किया कि नहीं, सभी मैं आपको स्वीकार्यता की बात है। नहीं, हम आधे पेट में भी चीजों को स्वीकार कर सकते हैं कि सवाल सबसे बड़ा यही है, और जनता आपकी बात को समझ सकती है कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। वक्त की कमी है, अब चर्चा को यही रोकना पड़ेगा। शैलेंद्र प्रधान साहब आप हमारे साथ जुड़े, रवि सक्सेना आप हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर संतोष मानव आप हमारे साथ जुड़े, और रमेश शर्मा आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सवाल यही है कि राहुल ने कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि कई सवाल किए हैं, कई तरह के तीर और तंज वो कसते रहे हैं, लेकिन इस बार तीर के साथ तंज भी काफी रहे हैं, लेकिन इसके जवाब भी उनको उसी अंदाज में मिले जैसे पहले मिलते रहे। जनता के सामने अब यही सबसे बड़ा सवाल है कि हमें फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, लेकिन जनता आज भी इस निर्णय के साथ है जिसको हम नोटबंदी कहते हैं। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के प्रति उसके मन में एक आकर्षण है। आने वाले वक्त में चुनाव पर इसका क्या असर होगा, कैसे होगा, राहुल गांधी के तंज और कितने तेज होंगे, उनके तीर में और कितना पैनापन होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि अब धीरे धीरे राहुल गांधी को भी गंभीरता से लिया जाने लगा है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हम कल फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत।